चलिए आज हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की रिवीजन करने जा रहे हैं और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मार्शलियन थ्योरी ऑफ डिमांड यानी कार्डिनल यूटिलिटी। ये जो कार्डिनल यूटिलिटी है ना, ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा मतलब आइडेंटिफाई किया गया है। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये बिलीव करते हैं कि यूटिलिटी को मेजरेबल किया जाएगा, यानी कस्टमर्स अपनी सेटिस्फैक्शंस को क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी क्वांटिटी के टर्म्स में ये अपनी सेटिस्फैक्शंस को जाहिर करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है ये कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स पे डिपेंड्स करता है, जिसके लिए कुछ एजम्पशंस है। पहला जो एजम्पशन है ये रेशनलिटी का है। एज्यूम करिए जो कंज्यूमर जो है वो रेशनल है, कंज्यूमर जो है ये रेशनल्स है, ये अपने वांट्स को जब सेटिस्फाई करते हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से करते हैं। यानी जिस कमोडिटी से इनकी सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा उसको ये सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद जिससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको सेकेंड प्रेफरेंस देंगे, यानी कि एक रैंकिंग देते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से इनकी क्वांटिफाइबल होता है। यानी जिसकी सेटिस्फैक्शन जितना ज्यादा है, जिसकी यूटिलिटी जितनी ज्यादा है तो उसको उस हिसाब से ये रैंक देंगे। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, जो मनी है। कंज्यूमर का इनकम जो है वो लिमिटेड है, वो अपने इनकम के अनुसार एक्सपेंड करता है। जो उसको पता होता है पहले किस कमोडिटी को परचेज करना है, जिसकी नेसेसिटी पहले होगी पहले उसको परचेज करेगा, जिसकी नेसेसिटी बाद में होगा उसको बाद में लेटर परचेज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। हर कंज्यूमर चाहता है जो जितना अमाउंट वो स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है आपका यूटिलिटी ऑफ कार्डिनली मेजरेबल, यानी ये एज्यूम करिए जो यूनिट्स को मेजरमेंट किया जाएगा, यानी कि एक यूनिट्स के लिए आप कितना पे करने जा रहे हो। लाइक मैं अगर बोलूं जी ये एक मार्कर का जो प्राइस है 20 रुपीज है, यानी कि एक यूटिल्स की जो प्राइस है वो 20 है। इसके हिसाब से अगर मैं 100 यूटिल्स लूंगा तो 100 इंटू 20 यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा 2000 रुपया पे करना पड़ेगा। यानी आप ये बोल सकते हो 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ मनी। क्लियर के नहीं है। अच्छा, यानी यूटिलिटी जो डिराइव होता है ये कमोडिटी का एक यूनिट से डिवाइड होता है, जो वो एक इक्वल टू द अमाउंट के बराबर हो जाए। यानी एक यूटिल्स का अगर प्राइस मैं क्या बोलूं 10 रुपया है तो अब उसके अंदाजा लगा सकते हैं जो बाकी यूनिट्स की प्राइस क्या होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, with the increased consumption of the commodity utility derived from each successive units goes on, this law hold true on the theory of consumer behavior। कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ये थ्योरी सबसे परफेक्ट बनता है। इसका मतलब ये होता है जिस तरीके से आपकी कंजम्पशन कंटिन्यूअस बढ़ते चला जाएगा ना, आपकी यूटिलिटी जो है ना वो कम होते चला जाएगा। लाइक मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, मान लीजिए मैं एक मूवी देखने के लिए जाता हूं और उस मूवी को मैं कंटिन्यूअस अगर बार बार देखूंगा तो मुझे मूवी देखने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, यानी कि वो उसकी जो यूटिलिटी पावर है वो कम होते चला जाएगा। सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए मैं एक गिलास पानी पी रहा हूँ तो बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है, तो मैं जब पानी पी रहा हूँ तो उससे मेरी को यूटिलिटी 100% मिलेगा, यानी सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा 100% रहेगा। लेकिन दूसरा गिलास जो कंटिन्यूअस पीऊंगा उससे मेरा यूटिलिटी 50% हो गया, तीसरा गिलास पीऊंगा तो 0% हो गया। लेकिन जैसे ही चौथा गिलास पीऊंगा हमारा जो यूटिलिटी है ना वो निगेटिव हो जाएगा। क्यों कि जितनी मुझे कंजम्पशन करना चाहिए था मैंने उतना कंजम्पशन कर चुका है। एक कंज्यूमर जो कई सालों से एक दुकान पे मिठाई खरीद रहा है या चाय पी रहा है, यानी पुराना कस्टमर्स है, तो 100% अगर वो चाय वाला अगर प्राइस को बढ़ा देता है तो वो बोलेगा भैया मैं परचेज ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि भैया आपकी दुकान पे ये पुराना प्रोडक्ट है जो मैं रेगुलर परचेज करता हूं, तो इसकी प्राइस में आप चेंजेस मत करिए, क्योंकि इसको लेते लेते मैं आदी हो चुका हूँ। लड़के नहीं है तो चाय वाला इसमें चेंजेस नहीं करेगा। यानी किसी भी कमोडिटी को कंटिन्यूअस कंजम्पशन करने से उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाता है। इसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी में जो मनी है ना वो कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन करते हो किसी भी कमोडिटी को तो उसकी जो यूटिलिटी पावर है वो बहुत कम हो जाएगा और अदर कमोडिटी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स के द्वारा मैंने समझा के रखा है। क्या लिखा है, अगर किसी कमोडिटी का यूनिट्स अगर 1 यूनिट है तो टोटल यूटिलिटी कितना है 30 है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कितना है 30 है। जब हम कमोडिटी 2 हुआ तो यूटिलिटी कितना हो गया, यानी 2 कमोडिटी जब हम कंजप्शन कर रहे हैं तो यूटिलिटी यानी 2 आम खा रहे हैं तो इसकी यूटिलिटी कितना मिल रहा है 50, तो मार्जिन कितना से बढ़ गया, अब 30 से 50 हो गया तो मार्जिन हो गया आपका 20। पहले वाले में मार्जिन कितना था, पहले वाले मार्जिन था 30, अब 50 से जब 65 यानी 3 मैंगो खाया तो यूटिलिटी कितना हो गया 15, यानी कि 65 माइनस 50। जब 4 मैंगो खाया तो 75 माइनस 5 यानी कि यूटिलिटी हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया 5। अब यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है आपका जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो रहा है यानी कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते चला जा रहा है, यूटिलिटी के जो पावर है वो कम हो रहा है। लेकिन इसमें एक चीज और मुझे आपको बताना है, जो आपकी टोटल यूटिलिटी है ना, जैसे जैसे आपका टोटल मार्जिनल यूटिलिटी कम होते चला जाएगा ना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट में करेगा। आप देख सकते हैं 30 से 50 हो गया तो 20 था, लेकिन 50 से 65 होने में कितना हो गया 15, यानी बढ़ तो रहा है लेकिन घटते हुए क्रम में बढ़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जो है ना वो कम होते चला जा रहा है। लिसन, जब टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, यानी आप ये देख सकते हैं ये टोटल यूटिलिटी क्या है आपका मैक्सिमम है, तो जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपका फॉल करेगा 70 के बाद आप देखिए यहाँ पर 65 दिया है, यानी टोटल यूटिलिटी क्या हो गया कम हो गया, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना आपका निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये पूरा क्लियर है। आप समझ लीजिए रिलेशनशिप क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज करता है टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है 30 से 20 हुआ, 20 से 15 हुआ, 15 से 5 हुआ, तो टोटल यूटिलिटी में पहले 20 का डिफरेंस था, अब 15 का हो गया, फिर 10 फिर 5 का हो गया, यानी कि टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है लेकिन किसमें बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है तो टोटल यूटिलिटी जो है ना आपका वो मैक्सिमम हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 हो जाएगा तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम, यानी कि जब हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो हमारा मार्जिन 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही टोटल यूटिलिटी आपका डिक्रीज करेगा ना मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाएगा। यानी कि आपको पता है जो आपका पेट भर चुका है, आपने पूरी तरीके से पानी पी चुके हो, फिर भी आप पानी कंजप्शन करते हो तो वो आपके लिए वोमिटिंग का ही काम करेगा। क्लियर कि नहीं है। आप अगर एक ही मूवी को 5 बार देखोगे, आपको पता है 5 बार देखने से आपका मन भर गया है, 6ठा बार में आप सिर्फ थिएटर में जाके सो जाओगे, आप मूवी तो नहीं देखो। क्लियर है कि नहीं है, तो ये जरूर याद रखिएगा रिलेशनशिप में। फिर से रिपीट करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज करता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करता है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में करता है। जब टोटल यूटिलिटी जो मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं करेगा हॉबी के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, मनी के ऊपर। जितना भी पैसा कमा लो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कभी कम होने वाला नहीं है। हॉबी यानी म्यूजिक सुनने का मेरे को शौक है तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी कम नहीं होगा। तो इन सब चीजों को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हॉबी हो गया, म्यूजिक हो गया, मनी है, इन सब के टर्म्स के ऊपर होल्ड नहीं कर रहा है। क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। आप ये समझिए जो भी यूनिट हम कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ना वो स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से होना चाहिए, यानी रेशनल क्वांटिटी होनी चाहिए जो कमोडिटी कंज्यूम किया जाएगा। लाइक मैं 1 कप चाय पी रहा हूँ, एक पेयर 2 का पेयर ले रहा हूँ, एक कोल्ड ड्रिंक्स का बॉटल ले रहा हूँ, ग्लास ऑफ वाटर मेजरेबल होना चाहिए। हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे, 1 गिलास पानी, सेकेंड गिलास पानी, थर्ड गिलास पानी, फोर्थ गिलास पानी, तो उसकी अपनी एक स्टैंडर्ड होनी चाहिए, यानी उसकी अपनी एक मापक क्षमता होनी चाहिए। ये एज्यूम करिए जो यूटिलिटी को आप मेजरेबल कर सकते हो, यानी किसी भी कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है ना वो क्वांटिटी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है वो क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। क्लियर कि नहीं है। कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना वो सेम रहेगा, जब वो कंजम्पशन कर रहा होगा ना तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट है उसको कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ेगा, तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करेगा। क्लियर है ना? अगर इसको ब्रेक करता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई ही नहीं करेगा, यानी अप्लाई बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं, तो आप ये समझिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है, ये एज्यूम करिए जो क्वालिटी है कमोडिटी का ना वो यूनिफॉर्म है, नहीं वो एक जैसा है, जिस वक्त कंज्यूमशन किया जा रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और जितनी भी कमोडिटी है ना वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। आप ये भी समझने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट जो कंज्यूमर का इनकम है ना, जो भी प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस है ना वो अनचेंज होगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा जिस वक्त कंजम्पशन किया जा रहा होगा। क्लियर कि नहीं है? नेक्स्ट जो आपका है, जो मेंटल कंडीशन कंज्यूमर का है ना वो नॉर्मल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है अगर कोई मताल है और वो लगातार दारू पी रहा है तो उसका दारू पीने का क्षमता तो कभी कम नहीं होगा, जितना भी पिला दो वो पीते ही चला जाएगा। चेन स्मोकर है, जितना भी चेन स्मोक करेगा वो करते ही चला जाएगा, तो उसके लिए यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होगा, क्योंकि वो एडिक्टेड है, उसको पता है मुझे जितना मिलेगा मैं उतना कंजप्शन करूंगा। क्लियर कि नहीं है? अब फोन पे जो एडिक्टेड है वो 5 घंटा भी बात करेगा, वो तो 10 घंटा बात करने के लिए मिलेगा, वो 10 घंटा भी बात करेगा। आप मुझे बताओ कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब आप अपनी गर्लफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड से जब बात करता है, अगर उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है तो क्या करेगा? घंटों घंटों बात कर रहा है तो क्या उसको मेजरमेंट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है मेजरमेंट करना। अरे इसलिए तो रेशनल वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी ये मेजरेबल तभी होगा जब कंज्यूमर को जानकारी होगा इस चीज की। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस का। चलिए, इंडिफरेंस कर्व जो है एक ग्राफ है, कंपनी दो गुड्स की कॉम्बिनेशन से ये पता चलता है कि कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल इक्वल है कि नहीं है, वो किस पॉइंट पे वो मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, इससे हम इंडिफरेंस कर रहे हैं। सेम यूटिलिटी है लेकिन सबकी जो यूटिलिटी पावर है वो अलग अलग है। जो सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, जो सबसे कम सेटिस्फाई करेगा वो सबसे नीचे रहेगा। हर पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल डिफरेंस होंगी। क्लियर कि नहीं है? ये इंडिफरेंस कर्व की बात करता है, जहां पर दो गुड्स की कमोडिटी की हम बात करेंगे और उससे जो इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड में समझा देता हूं, हमको खाना खाने से मतलब है तो चावल भी मेरे पास में आएगा, दाल भी रहेगा, सब्जी भी रहेगा, दही भी रहेगा, उसके बाद मिठाई भी रहेगा और शरबत भी रहेगा, और मतलब सब, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो मेरे को क्या किससे मिलेगा? मेरे को पेट भर के ही मिलेगा ना, तो इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब ये देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना वो स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट होता है। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड टू दी राइट होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या है? डाउनवर्ड टू दी राइट है। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है डाउनवर्ड टू दी राइट है। सर कैसे? ये इस तरीके से जाता है। इंडिफरेंस कर्व का जो है कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। याद रखिएगा, इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को। हायर इंडिफरेंस कर्व से हमें हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। याद रखना, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड टू दी राइट है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिफरेंस कर्व जो है ये कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है, ये भी एमसीक्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, हायर इंडिफरेंस कर्व से हमें हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पता नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए सीयू का तो पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको जरूर इतना बताना चाहूंगा कि इसमें से एमसीक्यू आएगा, ये याद रखिएगा। इंडिफरेंस कर्व का कर्व जो है स्लोप डाउनवर्ड टू दी राइट है, कन्वेक्स टू दी ओरिजिन है। इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक दूसरे को। हायर इंडिफरेंस कर्व से हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, एजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व का। एजम्पशन देख लेते हैं। दो कमोडिटी की बात करता है हमेशा इंडिफरेंस कर्व। नॉन सेटेबिलिटी है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस है, ओरिजिनल कंज्यूमर्स है। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्या है? स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अ कमोडिटी फॉर इट्स सब्स्टिट्यूट। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं आपके पास में दो कमोडिटी है, एक्स है और वाई है। एक्स की कंजम्पशन 6 है और वाई की 12 है। अगर आपकी एक्स इंक्रीज करेगा, यानी एक्स अगर मैं बोल दूं 7 हो जाएगा तो वाई जो है ना वो 10 हो जाएगा। यानी एक का अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है?
डिक्रीज कर रहा है। अगर आपका ये मान लीजिए ये 8 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये 9 हो रहा है। यानी कहने का ये मतलब है दो कमोडिटी की कंपैरिजन की हम बात कर रहे हैं। सर इसका मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? हाँ, हम सिंपल वर्ड में आपको ये बताना चाहते हैं, अब दो चीज का नाम सुना, कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का। कंप्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से कार का डिमांड कम हो जाता है, याद रखिएगा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, पेट्रोल ये चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफी का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब है हम ये देखते हैं एक को पाने के लिए हम दूसरे क्या करना पड़ता है, हमें गिव अप करना पड़ जाता है, यानी कि उस एक्सचेंज के बदले में। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये जो हमारा होगा MRX बाई MRY हो जाएगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं। एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस का होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस मैप को, यानी ये बताना चाहता है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, और इसको हम डायग्राम के जरिए करते हैं। तो आप याद रखिएगा कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस की कंप्लीट मैप को ही हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। क्लियर है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है, हम ये समझ के चलते हैं जो कंज्यूमर जो है ना ये रेशनल से है, ये ट्राइंग टू गेट द मोस्ट वैल्यू ऑफ देयर मनी, यानी ये उसी पे इन्वेस्ट करेगा जिससे इसके सेटिस्फैक्शन लेवल सबसे ज्यादा होगा। कंज्यूमर का इनकम लिमिटेड है, क्लियर है, क्योंकि इंडिविजुअल रिसोर्सेज का लिमिटेड है, उसको देखते हुए इन्वेस्ट करेगा। कंज्यूमर का क्लियर प्रेफरेंस होता है गुड्स एंड सर्विस को लेकर, उसको पता होता है जो उसके बजट के हिसाब से किस कमोडिटी को उसको क्या करना है, परचेज करना है, जिससे उसे सबसे भी यूनिट्स मिल सके। हर आइटम्स की अपनी एक प्राइस टैग है, उसके हिसाब से कंज्यूमर सिलेक्ट करता है जो कौन सा अल्टरनेटिव गुड्स होगा जो लिमिटेड मनी इनकम में वो परचेज कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये कंसेप्ट ऑफ इनकम है। कंसेप्ट ऑफ इनकम क्या है, कंजम्पशन इंडिफरेंस कर्व सेटअप ऑप्टिमल पॉइंट, यानी मैक्सिमम पॉइंट्स की बात कर रहा है, जो इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है, सेट बजट कंस्ट्रेंट क्लाइंट के हिसाब से होता है। इनकम हमेशा वेरी करता है, प्राइस क्या रहता है, कंस्टेंट रहता है। इंडिफरेंस कर्व ट्रेस आउट ऑफ द इनकम इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ द गुड्स। पीसीसी इज द लोकस पॉइंट, प्राइस कंजम्पशन कर्व जो होता है ये लोकस पॉइंट होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। व्हेन द प्राइस ऑफ ओनली वन गुड्स इज चेंज, यानी सिर्फ एक ही गुड्स का प्राइस क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो सकता है। पीसीसी ट्रेस करता है आफ्टर द प्राइस इफेक्ट, एंड पीसीसी इनकम जो होता है वो अनअल्टर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। गिवन प्राइस विद व्हेन कंज्यूमर मनी इनकम चेंज, यानी जो प्राइस दिया गया है उसके हिसाब से कंज्यूमर का इनकम चेंज हो रहा है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है ये समझ लीजिएगा। The price consumption curve is the curve result for connecting tangent of indifference curve and budget line. यानी optimum bundle क्या है, इनकम एंड द प्राइस ऑफ गुड्स y आर फिक्स, यानी जो इनकम और जो प्राइस ऑफ गुड्स y का जो है ये फिक्स है। तो क्या चेंजेस होगा, अगर y का प्राइस फिक्स रहेगा तो x का प्राइस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लाइक मान लीजिए व्हेन गुड्स x एंड गुड्स y आर कंप्लीमेंट है, दोनों क्या है, x और y कंप्लीमेंट है, तो रियल इनकम क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा बाय मोड ऑफ बोथ गुड्स, हम दोनों गुड्स क्या करेंगे, ज्यादा परचेस करेंगे। इसको हम बोलते हैं पीसीसी पॉजिटिव स्लोप। याद रखना जो एक्स एंड गुड्स वाई जो है अगर ये कंप्लीमेंट होगा तो रियल इनकम आपका इंक्रीज करेगा, इसमें कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा गुड्स परचेज करेगा, और ये पीसीसी जो कर्व होगा ये पॉजिटिवली स्लोपिंग होगा। अगर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई आर सब्स्टिट्यूट्स है तो रियल इनकम इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन यू बाय मोर ऑफ वन गुड्स, यानी आप दो गुड्स को परचेज नहीं कर रहे हैं, किसी एक गुड्स को ज्यादा परचेज कर रहे हैं एक की जगह पे, तो इसमें आपका पीसीसी जो होगा नेगेटिव स्लोप। देखो बच्चों हम लोग रिविजन कर रहे हैं तो हर एक चीज की तो बहुत कम समय के अंदर पॉसिबल नहीं होगा जो मैं आपको क्या कर सकूं, उसको डेप्थ में लेके जा सकूं। तो आप ये समझिएगा एक्स एंड गुड्स वाई जो होगा ये कंप्लीमेंट होगा तो रियल इनकम इंक्रीज करेगा, और पीसीसी जो होगा वो पॉजिटिवली स्लोप होगा। एक्स एंड वाई जो अगर सब्स्टिट्यूट्स होगा तो एक्स का इंक्रीज करने से वाई इंक्रीज नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो पीसीसी जो होगा वो नेगेटिवली स्लोपिंग होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, हमारा जो ये चैप्टर्स है ये कंप्लीट हो चुका है, और इसकी जो नोट्स है और इसकी जो आपका जो एमसीक्यू है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका इसका लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, आप जाइए और वहां से नोट्स डाउनलोड वगैरह कर लीजिए और कोशिश करिए दोस्तों को भी ये नोट्स शेयर करने का। थैंक यू सो मच।